नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने पुलिस उप निरीक्षक को टक्कर मारी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी का हिमालयन हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उप निरीक्षक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो घायल हो गए हैं और हिमालयन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ उप निरीक्षक का हालचाल जानने एसएसपी देहरादून खुद अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश एसएसपी ने दिए हैं। परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उप निरीक्षक को बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, उप निरीक्षक का हालचाल जाना है और डॉक्टरों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया है। निर्देश भी दिए गए हैं कि उपचार दिया जाए बेहतर। इसी के साथ खबरें विस्तार से। देहरादून में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में राज्य की कई बड़ी विकास योजनाओं को मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में खेल, पर्यटन और आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजनाओं पर मुहर लगी है, जिसमें चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में स्टेडियम निर्माण और श्री गोलू देवता कॉरिडोर परियोजना की स्वीकृति मिल गई है। और देहरादून के आमवाला तरला क्षेत्र में करीब 17 करोड़ से ज्यादा की सीवरेज परियोजना को मंजूरी मिली है। वहीं केंद्र कारागार सितारगंज के विस्तार के लिए 38 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत होने के साथ ही हल्द्वानी के गौलापार में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के भवन और 100 बड़े छात्रावास निर्माण की हरी झंडी मिली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने तथाकथित मोहम्मद दीपक और राहुल गांधी की मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए इसे कांग्रेस के तुष्टीकरण की रणनीति बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चंबोली ने तंज कसते हुए कहा कि जो दीपक से मोहम्मद दीपक बन जाए वो कांग्रेस के लिए पूजनीय है। प्रदेश की जनता ऐसे कालनेमी प्रवृत्ति और उसे बढ़ावा देने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति को देवभूमि की डेमोग्राफी और शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया है। दीपक मत बोले, मोहम्मद दीपक है वो। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। अगर यही दीपक कश्यप, अगर दीपक कश्यप के नाते वहाँ पर उस मोहम्मदन परिवार की मदद के लिए खड़ा होता, एक प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी इसको गले लगाते। लेकिन राहुल गांधी ने गले उसको इसलिए लगाया कि वो दीपक कश्यप से मोहम्मद दीपक बन गया। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। और मैंने कहा कि इस कांग्रेस से इस प्रदेश को बचाओ, इसका देव तो बचाओ। ये प्रदेश की जनता को देखना होगा। आप समझ सकते हैं, जब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हों भारतवर्ष के, वो अगर सिर्फ इस बात पर कि दीपक से मोहम्मद दीपक बन गया उसको गले लगा रहा हो, तो क्या ये उत्तराखंड में धर्मांतरण को प्रोत्साहन नहीं है? क्या इस रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी आप जो है एक हिंदू आइडेंटिटी को समाप्त करके अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी खड़ी करने के लिए क्या उसको आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे आरोप थे अभी तक और जो मैंने कहा था आपको मीडिया के माध्यम से कि उसको मोहम्मद दीपक नहीं होना चाहिए, उसको दीपक कश्यप के नाते वहाँ मदद करनी चाहिए थी, आज मेरे आरोप सही सिद्ध हुए हैं। क्योंकि उसने आगे मोहम्मद लगाया, इसलिए कांग्रेस उसके पीछे आके खड़ी हो गई और आज कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने उसको गले लगाकर उन आरोपों को सिद्ध किया है। ये आरोप कांग्रेस पर प्रमाणित हो चुका है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सनातन संस्कृति का मूल संदेश ये है कि हम घटनाओं या परिस्थितियों से विचलित ना हो, क्योंकि सनातन शाश्वत है और युगों युगों से अडिग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब तक विपक्ष विभाजनकारी राजनीति करता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि सकारात्मक रणनीति का नया अध्याय लिखा जाए। हनी पाठक ने कहा कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर सख्ती, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई और तथाकथित जिहाद जैसी गतिविधियों पर रोक के कदम इसी दिशा में उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार धरातल पर ठोस निर्णय लेकर प्रदेश हित में कार्य कर रही है।
देखिए, हमारी सनातन संस्कृति इसी बात को कहती है कि हमें न तो बंटना है न तो हमें कटना है, और हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। तो जो ये विभाजनकारी नीति अभी तक विपक्ष लेकर आ रही थी, उन सब चीज़ों से ऊपर हटकर अब हमें राजनीति में अपना एक नया अध्याय लिखने का काम करना है, और वो कार्य धरातल पर नजर भी आ रहा है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि अवैध अतिक्रमण को रोका जा रहा है, हमारी सरकारी भूमि को एकदम मुक्त कराया जा रहा है, और जिस प्रकार से जिहाद पर रोक लगाई गई और उत्तराखंड में धर्मांतरण के ऊपर एक कड़ा कानून लागू किया गया है, तो इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें जो बांटने और काटने का काम कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समाप्त करके रहेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक खजानदास का कहना है कि उत्तराखंड का बजट काफी खास रहने वाला है, सभी के हित में ये बजट होगा। इस दौरान उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर विधायक खजानदास ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है। बीजेपी विधायक खजानदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट सत्र होना है उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में, किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार का बजट कैसा होगा सर? देखिए, तैयारियां चली रही है, और बजट सत्र जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि अगला जो बजट सत्र होगा, आज जब हम गैरसैंण में थे तो उन्होंने कहा था कि ये गैरसैंण में ही होगा, और सत्र की तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। और माननीय मंत्रीगण, क्योंकि क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का हर पहलू पर विचार किया जा रहा है, और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे माननीय मंत्रीगण सक्षम हैं और पूरी तैयारी के साथ इस समय बजट सत्र में रहेंगे। इस बार का सत्र में क्या कुछ खास होने जा रहा है सर? क्योंकि बजट की बात की जा रही है, किस तरह का बजट रह सकता है उत्तराखंड के विषय में, और क्योंकि आप क्या मानते हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से कैसा बजट भी होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड के लिहाज को लेकर के और उत्तराखंड को देखते हुए और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद कर रहे हैं, और जनता जो चाह रही है उसके मुताबिक ये बजट होगा। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनसे प्रेरणा लेकर के आप जन जन सरकार जन जन के द्वार जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके निमित्त वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि बजट कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, क्या हम और ठीक कर सकते हैं। उनकी सबकी राय को समेटते हुए और फिर जो अच्छा सुझाव उसमें होगा उसके निमित्त आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही अच्छा, और क्या हम उत्तराखंड के प्रति सोच सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, ये बजट उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर, क्योंकि एक बयान को विपक्षी काफ़ी गंभीरता से भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को ठंड लगती है गैरसैंण जाने में। इसको आप किस तरह रूप में देखते हैं सर? देखिए, आज आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति से भी आप विज्ञ हैं, सबको पता है। और आज इतना पैसा वहाँ भराड़ी सैंण में लग चुका है, अरबों रुपया वहाँ लग चुका है, और आधुनिक बिल्डिंगें बनी हैं, और विधानसभा भवन जो बना हुआ है वो एक आधुनिक बना हुआ है, नई तकनीकी के अनुसार बना हुआ है, और हम आज उसका किसी भी तरह से तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। हमको वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत हमको वहाँ पर काम करना होगा, और एक दिन ऐसा आएगा आने वाले भविष्य में, चाहे 20 साल बाद आए, चाहे 30 साल बाद आए, चाहे 15 साल बाद आए, कि वो एक मिनी मसूरी कहलाएगी। इसलिए पर्यटक स्थल भी वो बहुत अच्छा हो सकता है, और वहाँ पे लोग बाग भी जाएंगे। किंतु जहाँ तक राजधानी का सवाल है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है ग्रीष्मकालीन भी और शीतकालीन भी, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाए तो कोई मेरी एक व्यक्तिगत राय है तो ठीक बात होगी। तो जैसे वहाँ पे हम ग्रीष्मकालीन के तहत हम सत्र भी कर सकते हैं, और वहाँ पे कामकाज भी निपटाया जा सकता है, और उसके बाद फिर हम देहरादून में भी राजधानी के तहत हम यहाँ पर भी अपना काम कर सकते हैं, काम निपटा सकते हैं। तो इसलिए कोई ठंड वंड तो ये तो ठीक है, फिर गर्म कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े पहन करके जाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है।
हम मसूरी भी जाते हैं, नैनीताल भी जाते हैं, पिथौरागढ़ भी जाते हैं और ऊंचाई तक भी जाते हैं। ये उत्तराखंड राज्य हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है, इसलिए ठंड वंड का कोई असर नहीं है, ऐसा इसलिए मैं कहना चाहूँगा। सर, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है गणेश गोतियाल, वो कह रहे हैं कि हम पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार रही है और जब उन्होंने राजधानी बनाने की बात की थी और वहाँ पे शुरुआत भी की थी, तो तब कहाँ गया था उनका मंत्र कि हम राजधानी गैरसैंण को करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनके पास ताकत थी तब अपनी ताकत को दिखाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को दिखाया और वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। इसलिए अब कांग्रेस जो बोल रही है, जब सांप निकल गया तो अब लकीर पीटने का काम कर रही है, वो कभी सफल नहीं होंगे। सर, सत्र की अवधि भी कम बता रहे हैं कि सत्र की अवधि भी इस बार की कम रही। देखिए, सत्र की अवधि के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितना कामकाज होता है विधानसभा का, उसी के तहत जो हमारी कार्य मंत्रालय की समिति है वो बैठक करती है और बैठक में जो बिंदु आते हैं उसके अनुसार काम दिया जाता है। जिस तरह से बिजनेस होगा उस तरह से काम बढ़ता है और इसलिए कहीं भी सत्र की अवधि कम नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है और यदि हमारे पास काम कम है तो उसी अवधि तक सत्र चलेगा। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से विपक्ष क्राइम को लेकर सवाल उठा रहा है और क्राइम कैपिटल देहरादून बना, और क्योंकि लगातार इस तरह के मामले भी है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं और किस तरह से नियंत्रण कर रहे हैं आप जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं? देखिए, क्राइम को लेकर के हमारी पुलिस और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजगता से काम कर रहा है और जिस तरह से जो अभी कुछ घटनाएं हुई है वो दुखद है और ऐसे लोग जेल के अंदर कुछ चले गए हैं, कुछ खोजने को बाकी है। मुझे लगता है कि वो भी जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी की पैनी नज़र बनी हुई है सभी पे और सब देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो है तत्काल प्रभाव से एक अहम बैठक और अहम जिम्मेदार अधिकारियों की ली है और उसमें सख्त निर्देश दिए कि कोई भी दोषी, उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि में किसी तरह का कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये मुख्यमंत्री जी ने किया भी। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पुण्यतिथि को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित गुप्ता और पूर्व विधायक जोत सिंह गुंझौला ने बताया कि प्रदेश में स्वर्गीय टमटा जी की पुण्यतिथि को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में मसूरी में कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय टमटा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और सामाजिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज के दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। वो इसलिए मनाया जा रहा है कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक हमारे गढ़वाल कुमाऊं में रहे हैं, जो आज इतिहास के पन्नों से कहीं गुमनाम होते जा रहे हैं, तो उन्हें याद करने का काम आज किया जा रहा है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी दलित समाज के उस जमाने के, जब अंग्रेजी शासन था, 1911 में एक सभा हुई अंग्रेजों के माध्यम से। वहाँ ये कहा गया कि स्वर्ण कुर्सी पे बैठेंगे और दलित कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। उनको वो बात बहुत असहज सी महसूस हुई। उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो हमारे दलित समाज की जो जातियाँ उपजातियाँ थी उनको एक साथ संगठित करने का काम किया। उन्होंने उस जमाने में दलितों को शिल्पकार की उपाधि दिलवाई अंग्रेजों के माध्यम से, जो आज भी लागू है। तो ऐसे समाज सुधारक, और जब कुमाऊं में, जहाँ अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ एक गाँव में, जब उन्होंने देखा कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, कुमाऊं का क्षेत्र है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो उन्होंने 150 स्कूल, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलवाए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उन्नयन किया। प्राइमरी स्कूल और समझ प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी जो है
उन्हीं स्कूलों में जो है वृद्धों को भी जो है शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। उसके लिए क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए जो है उन्होंने ये संकल्प लेकर जो है आगे जो है समाज सुधारक के रूप में जाने गए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी कार्य किया और इस समाज के लिए नहीं बल्कि इस पूरे देश के अंदर उनका नाम बड़े अग्रणी नेताओं में लिया जाता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री के बीच 36 का आंकड़ा है, जिसकी वजह से पार्टी के भीतर खींचतान साफ दिखाई दे रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो लड़ाई है, ये उसका परिणाम भी है। काऊ भाजपा के एक दूसरे बड़े नेता के नज़दीकी माने जाते हैं और ये बात सच भी है। जब काऊ जी कांग्रेस में शामिल हो रहे थे तो उसी नेता ने उनको कांग्रेस के शामिल होने वाले कार्यालय से बाहर फ़ोन पर बुलाकर लेके चले गए। ये जगजाहिर है। तो वो उनके नज़दीकी हैं और वो बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री के 36 के आंकड़े में है। तो एक गली कूचे के छोटे मोटे लफंगों के खिलाफ भी एफआईआर इसलिए होने से बच जाती है कि वो बीजेपी में शामिल हैं। वो लफंगे, इसलिए उन पर एफआईआर नहीं होती और भी एक बीजेपी के सिटिंग विधायक पर एफआईआर हो जाती है। तो ये उसी द्वंद्व का परिणाम है कि ये उनके ग्रुप में है, इसलिए इस पर एफआईआर हो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में क्वारब रोड की खराब स्थिति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र राज्य परिवहन सड़क मंत्री अजय टमटा से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग जानबूझकर ट्रैफिक भी चला रहा है और ऊपर से मिट्टी कटान का कार्य भी कर रहा है, जिस वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। देखिए, क्वारब मार्ग को लेकर लगातार कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिताने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री को, सरकार को, शासन को, सबको चिताने का काम कर रही है। उसके बावजूद जो है क्वारब की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार वहां पर दुर्घटनाएं हो रही है। परसों ही जो है एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा बोल्डर वहां पर गिरा, उसके ऊपर काफी गंभीर चोटें आई और जिसका इलाज भी जो है अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज पे नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर जो है आज हमने भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार का और राज्य की सरकार का पुतला दहन किया है। और आज मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अगर केंद्रीय मंत्री अगर हमारे क्वारब की रोड की दशा को सही नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर की रोड को अगर सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ पौड़ी ने सरकार और जल संस्थान प्रशासन पर कर्मियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है और संघ के पौड़ी जिलाध्यक्ष ने समस्याओं के समाधान नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आगामी 26 फरवरी को डीएम कार्यालय परिसर पौड़ी में आत्मदाह किया जाएगा। वहीं संघ के शाखा अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल ने कहा कि जल संस्थान में ठेका प्रथा के माध्यम से कर्मियों को सेवारत किया जाता है, लेकिन उनके हितों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जबकि ठेकेदार उच्च अधिकारियों के निर्देश का हवाला दे रहे हैं। जी, पहले तो नमस्कार। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये हमारे पास आए। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विगत में 2011 से और 2025 तक यहाँ पे जल संस्थान में कार्यरत कर्मचारी ज्वालवा देवी में कार्य करता आ रहा था। यहाँ पे मैं डीएम मैडम से भी मिला, कई बार मिल चुका हूँ और उनका यह कहना है कि आपके जो विभागीय अधिकारी हैं, यह आपके द्वारा आप उनसे जाकर के बात कर लीजिए। परंतु परसों जब मैं यहाँ पे आ रखा था तो परसों भी मैंने आपको वाइट दे रखी थी और यहाँ पे जो जेई साहब थे, ये यहाँ पे हमारे सुशील कुमार सर, जिनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, सुशील कुमार जेई साहब, परवीन सैनी साहब और मुख्य महाप्रबंधक डीके सिंह साहब, इन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर एक लालचन लगाया गया कि इसको अगर जो नौकरी से हटाना है, क्योंकि यह लड़ाई जो शुरू हुई थी, इन्होंने हमारे श्रीनगर गढ़वाल से 38 कर्मचारियों को हटा दिया था। हाँ, एक सुरजीत सिंह डोबरियाल नाम का व्यक्ति है। 20 तारीख को जो है डीएम कार्यालय में मेरी उससे मुलाकात हुई,
डीएम साहब के पास भी हो गया था कि मैं 26 तारीख को जो है सो आत्मदाह करूँगा। ये एक ठेकेदार का आदमी है, हमारा कोई रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है और ठेकेदार ने ही 5-6 महीने पहले इस पे कोई आरोप लगाया था या क्या था कि ये आदमी जो है ड्यूटी सही से नहीं करता या ये पानी में जहर डाल सकता है। उसने ऐसा हमें लिखित में दिया था, उसके द्वारा इसको निकाला गया था। तो अभी परसों भी हमने इससे बात की है, तो उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी स्थिति को देखते हुए हमने इसको कहा है कि भाई अगर आप चाहें तो हमारी सतपुली अमृत में भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है कि नहीं, मैं सिर्फ ज्वाला में ही काम करूँगा। तो देखते हैं, अगर वो कहीं वो काम करना चाहेंगे तो उनके अनुभव के आधार पे हम किसी ठेकेदार से रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं भाई ये अनुभव आदमी है, इनको आप लगाने का कष्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है मुझे। नहीं, लॉगबुक तो हमारा पार्टी नहीं, वो तो ठेकेदार का पार्ट है। पार्टी है, ठीक है। एक मंथली लॉगबुक बनाते हैं, उसको वेरीफाई करके हम ठेकेदार का बिल वेरीफाई कर देते हैं। बात उनसे हमने की है, हमने ये भी कहा है कि आपको सतपुल में हम अमृतों में काम देने के लिए ठेकेदार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जिद पर अड़ा है कि मैं वहीं पे काम करूंगा, तो वो तो कोई ठेकेदार ही उसको लगा सकता है, विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वाटर सप्लाई नियंत्रण सप्लाई जो जारी हो रखी है, हमें कहीं पानी की वाटर सप्लाई कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। के सेवन को लेकर दून पुलिस का अभियान जारी है। सार्वजनिक जगह शराब पीने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रेमनगर क्षेत्र से 22 लोगों को पुलिस वाहन में बिठाकर थाने ले गई, जिस पर 5,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के रायवाला से भोगपुर और कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन के खिलाफ मातृ सदन हरिद्वार की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मातृ सदन से कहा कि जिन 34 स्टोन क्रशरों ने अपने भंडारण में माल बेचने और मशीन बेचने की गुहार प्रार्थना पत्र देकर लगाई है, उस पर आपको कुछ कहना है तो 2 हफ्ते के अंदर अपना उत्तर दें। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च की तारीख तय की गई है। देखिए, ये मातृ सदन द्वारा जो जनहित याचिका गंगा जी को बचाने के लिए जो दायर की गई है, आज उसमें 30 जुलाई 2025 को जो कोर्ट ने आदेश पारित किए थे, जिसमें 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद कर उनका बिजली पानी का कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए थे। उसके फर्दरेंस में सर्वविदित है कि 2 बार स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट गए, वो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद मामला आज ही पुनः अपने जो नॉमिनेटेड बेंच है उसके पास सुनवाई में आया। कई सारे स्टोन क्रशर्स ने अपना इंटरवेंशन और इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन इसमें लगाया था और उसमें से कुछ स्टोन क्रशर्स ने कोर्ट से प्रार्थना की कि हम अब क्रशर नहीं चलाने चाहते और वो जो वहाँ पर उनकी जो मशीनरी है और जो प्रोसेस्ड या अनफिनिश्ड जो माल है उसको बाहर निकालने की कोर्ट निकासी में परमिशन दे, जिसका विरोध हम लोगों ने किया, ये कहते हुए कि ये सारे अवैध खनन में संलिप्त थे। और रुड़की के झबड़ेरा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने बीती देर शाम एक युवक पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि दर्जनों की संख्या में आए हमलावरों ने बाइक सवार 3 युवकों को घेरा, जिसमें से 2 ने भागकर जान बचाई, लेकिन एक युवक राहुल बदमाशों के चंगुल में फंस गया। हमलावरों ने राहुल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में घायल राहुल को रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हार सेंटर रेफर कर दिया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। सूचना मिलते ही झबरेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही पुलिस ने अब अज्ञात हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।